प्यारे बच्चों, मैं तिलक सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने साइंस विट्टी के माय यूट्यूब चैनल में। साइंस का हमारा ये जो टॉपिक्स चल रहा था, श्वसन तंत्र का जो आधा रह गया था, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे और ध्यान से आप सुनेंगे सभी। तो शुरुआत करते हैं श्वसन तंत्र। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक बार हम फिर श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। श्वसन तंत्र जैविक कोशिकाओं द्वारा शरीर की सामान्यता पर अनेक सुव्यवस्थित चरणों में होने वाली वह जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का जैविक ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण द्वारा अवघटन होता है और धीरे धीरे ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना। तो मानव शरीर में श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? फेफड़ा या फुफ्फुस। ठीक है ना, जहाँ गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान। फेफड़े में ही गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कैसे कहते हैं? फुफ्फुसीय श्वसन। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिससे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जिससे होकर क्या होता है? वायु का आदान प्रदान होता है। उनके नाम देखेंगे, क्या है उनके नाम? पहला था नासामार्ग, दूसरा क्या था? नासामार्ग, ग्रसनी, लैरिंक्स, स्वरयंत्र, ट्रैकिया, ब्रैंकियो तथा फेफड़े। नासामार्ग के बारे में हमने पढ़ लिया था। नासामार्ग के बारे में एक बार फिर देखेंगे। इसका काम जो होता है, इसका कार्य जो होता है, सूंघने से संबंधित है। यह श्वसन नाल के द्वार का भी कार्य करता है तथा एक अंतरनासिका पट्टी द्वारा दो नासिका छिद्रों में विभाजित रहती है। नासिका छिद्र तथा उसके ठीक भीतर रोम या बाल होते हैं जिसमें क्या होते हैं? धूल या मिट्टी के कण, सूक्ष्म कण या बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करने से पहले रोक जाते हैं। ठीक है ना, प्रवेश करने से रोकते हैं। ठीक है ना। इसके भीतर म्यूकस मेम्ब्रेन से स्तरित रहती है और यह लगभग हाफ लीटर या आधा लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्त्रावित करती है। धूल, मिट्टी के कण तथा बैक्टीरिया, अन्य सूक्ष्म जीव म्यूकस में ही चिपक कर फंस जाते हैं, इसलिए इसे इसके अतिरिक्त म्यूकस मेम्ब्रेन रुधिर कोशिकाओं या ब्लड सेल का जाल बिछा होता है। रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा होता है किसमें? म्यूकस मेम्ब्रेन में, जो क्या करती है? वायु को गर्म कर उसे शरीर के ताप के बराबर बना देती है। ठीक है ना, जिससे वो शरीर में ऊर्जा प्रदान कर सके। है ना। नासिका अंतरनासिका छिद्रों द्वारा ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अगला टॉपिक क्या है? ग्रसनी। ठीक है ना, क्या है? ग्रसनी। तो देखते हैं ग्रसनी। ग्रसनी होती क्या है? ठीक है ना। नासामार्ग जो खुलता है वो किस में खुलता है? हमने बोला यहाँ पर अंतरनासिका छिद्रों द्वारा ग्रसनी में खुलती है। ठीक है ना। अब देखते हैं ग्रसनी। देखो, हम मुख द्वारा भी सांस ले सकते हैं, लेकिन मुख द्वारा सांस लेना संभव नहीं होता क्योंकि धूल मिट्टी के कण उसके अंदर चले जाएंगे और हमारे जो सूक्ष्म जीव जो प्रवेश करने से उसमें तो रोक सकता था, लेकिन यहाँ पर रोकना संभव नहीं होता, इसलिए मुख से सांस लेना नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उससे जो है हमारे बीमारियां होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। ठीक है। ग्रसनी को हम फेरिंग्स बोलते हैं, PHARYNX, फेरिंग्स। यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होती है। किसके? नासा गुहा के। नासा गुहा जो होती है उसके ठीक पीछे स्थित होती है। नीचे की ओर यह मुख ग्रसनी से संबंधित रहती है। क्या है ग्रसनी? नासामार्ग के ठीक पीछे स्थित होती है और नीचे की ओर यह मुख ग्रसनी से संबंधित होती है। देखो, बताया था कि एक ही नली में को दो चीज़ें होकर गुजरती है, भोजन भी गुजरता है। अब ये ग्रसनी जो होगी, अभी बताया हमने, नासामार्ग के ठीक पीछे होगी, यानी ऊपर नाक होती है हमारी, उसके ठीक पीछे उससे भी जुड़ी है, और हमारे किससे? नीचे की ओर यह मुख ग्रसनी से भी संबंधित रहती है, यानी ये मुख से भी संबंधित रहती है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम इसके बाद ग्रसनी जो होता है, ग्रसनी होता कहाँ है? देखो, ग्रसनी इस चित्र में देखो, ऊपर नासा मार्ग हो गया, नासा मार्ग नीचे मुख मार्ग हो गया, और इस दोनों को जोड़ने के बाद जो आगे बनी है ये ग्रसनी बनी है। ठीक है ना। आगे ना सभी के समझ में? यह नासा मार्ग के ठीक पीछे स्थित होती है, नीचे की ओर यह मुख ग्रसनी से संबंधित रहती है। देखो, चित्र में देखकर सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लैरिंग्स। लैरिंग्स या स्वर यंत्र भी इसे हम बोलते हैं। लैरिंग्स को लैरिंग्स ही कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, और स्वर यंत्र को बोलेंगे हम वॉइस बॉक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? वॉइस बॉक्स। तो यह श्वसन मार्ग का वह भाग है जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है। देखो, ये चित्र में देखो एक बार, यह लैरिंग्स देखो, लैरिंग्स जो चित्र में यहाँ पर देखो ऊपर क्या है? लैरिंग्स देखो, ये जो हमारा एक बार चित्र में सही से देखेंगे, यहाँ पर जो है
लैरिंक्स जो है ऊपर का जो यहाँ से ग्रसनी है, ग्रसनी से नीचे जो होता है यहाँ से तुम्हारा लैरिंक्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो लैरिंक्स देखेंगे चित्र में, ये जो तुम्हारा यहाँ से ये श्वास नली स्टार्ट हो रही है फेफड़े से ऊपर जस्ट, ये लैरिंक्स होता है हमारा, ठीक है ना। लैरिंक्स क्या है? श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को किससे जोड़ेगा? ट्रैकिया से। किससे? ट्रैकिया से। जो ग्रसनी को किससे जोड़ेगा? ट्रैकिया से। लैरिंग्स कहलाता है, लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को किससे जोड़ता है? ट्रैकिया से जोड़ता है, लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहलाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करने से है। देखो ध्वनि उत्पादन करने से तुम्हें समझ में आ गया होगा, जो शब्द बनाता है, शब्दों को उत्पन्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बताओ। लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स। देखो नाम से ही पता लग गया था शुरू में ही, स्वर यंत्र यानी जहाँ से हमारे स्वर बनते हैं। आगे ना सभी समझ में। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को किससे जोड़ता है? ट्रैकिया से जोड़ता है, लैरिंग्स या स्वर यंत्र कहलाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि उत्पादन। देखो जब स्वर उत्पन्न कर रहा है तो ध्वनि उत्पादन करने का काम किसका हो गया? लैरिंग्स का हो गया, ठीक है ना। किंतु इसके अतिरिक्त खांसने, निगलने, देखो जो हम खांसते हैं, भोजन को हम निगलते हैं, सांस लेते हैं, सांस मतलब श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग बोल देते हैं इंग्लिश में हम, श्वासोच्छ्वास, तथा श्वसन मार्ग की सुरक्षा करने आदि में भी यह यंत्र सहायक होता है। देखो काम क्या? खांसने, निगलने, ब्रीथिंग यानी श्वासोच्छ्वास और श्वसन मार्ग की सुरक्षा करने आदि में भी यह यंत्र सहायक होता है। कौन? वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स। आ गया होगा समझ में। लैरिंक्स के प्रवेश द्वार पर एक पतली पट्टी के समान कपाट होता है। देखो किसके द्वार पर? लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर। जहाँ से लैरिंग्स स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा दोबारा? तो वो चित्र में देखते रहो और ध्यान से सुनते रहो। लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर एक पतली पट्टी के समान कपाट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ईपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं? जिसे हम ईपीग्लोटिस बोलते हैं। ईपीग्लोटिस एक बार देखेंगे चित्र में। देखो एक बार चित्र में ध्यान से देखो, नंबर 1 पर जो चित्र में ऊपर आया सबसे ऊपर, ये क्या है तुम्हारा? ईपीग्लोटिस। समझ में आया? ईपीग्लोटिस। और नीचे जो है ट्रैकिया। अभी देखो ऊपर बताया था श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को किससे जोड़ता है? ट्रैकिया से जोड़ता है, लैरिंग्स कहलाता है। देखो दोनों के दोनों, ये जो है तुम्हारा ग्रसनी से यहाँ से जुड़ा हुआ होगा, ग्रसनी इसके नंबर 2 के नीचे होगी, ठीक है ना। ये उल्टा चित्र है, ठीक है, यहाँ पे होगी। और नीचे से जब ये जुड़ा हुआ होगा तो क्या कहलाएगा? बताओ। ट्रैकिया, ठीक है, यानी वो सॉरी ट्रैकिया। समझ में आ गया ना मैं सभी के? श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को किसे जोड़ता है? ट्रैकिया से जोड़ता है, क्या कहलाएगा? लैरिंग्स। लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहलाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि उत्पादन और अतिरिक्त खांसने, निगलने और श्वासोच्छ्वास, श्वसन मार्ग की सुरक्षा करने आदि का भी ये सहायक होता है यंत्र, ठीक है। लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर देखो, लैरिंग्स का जो प्रवेश द्वार है, लैरिंग्स जो हो गया हमारा, उसका प्रवेश द्वार है, उससे प्रवेश द्वार पर एक पतली पट्टी के समान कपाट होता है। देखो नंबर 1 पर एक कपाट है, ऊपर देखो, ठीक है ना। क्या है? एक कपाट होता है। और कपाट जिसे क्या बोलते हैं हम? ईपीग्लोटिस। देखो ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है EPIGLOTTIS, ठीक है ना। ईपीग्लोटिस लिख रहा है, वो ईपीग्लोटिया लिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहीं से ही ईपीग्लोटिस स्टार्ट होता है। समझ में आया? ईपीग्लोटिस एक उपास्थि में रचना है। जब कुछ भी निगला होता है तो यह ग्लोटिस द्वारा, किसके द्वारा? यह ग्लोटिस द्वारा ग्लोटिस द्वार को बंद कर देता है। किसको बंद कर देगा? ग्लोटिस द्वार को बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। यह क्रिया स्वतः ही होती है। देखो आप सभी के समझ में आया होगा कि भोजन भी उसी नली से होकर गुजरता है, ग्रसनी से, और श्वास भी उसी नली से गुजरता होगा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि भोजन श्वास वहाँ पर फेफड़ों में क्यों नहीं जाता? क्योंकि ईपीग्लोटिस जो है वहाँ पर इसे भोजन को रोक लेता है, ग्लोटिस को द्वारा बंद कर दिया जाता है वो श्वास नली। और जब वो श्वास नली ग्लोटिस द्वारा बंद हो जाएगी तो भोजन श्वास नली में प्रवेश कर नहीं सकता। समझ में आया? ईपीग्लोटिस यानी ग्लोटिस द्वारा जब वो श्वास नली बंद हो जाएगी तो उसके बाद क्या होएगा? जो तुम्हारा सांस है वो सांस उसके अंदर जाएगा, लेकिन भोजन उसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम सबसे आगे ट्रैक, ठीक है। आप सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखो लैरिंग्स के नीचे जो कपाट दिख रहा है, ये वाला लैरिंग्स है जो तुम्हें दांत के समान दिखाई दे रहा है नीचे।
लैरिंग्स के जस्ट नीचे, ठीक है ना। एक बार फिर देख लेते हैं। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को किससे जोड़ता है, ट्रैकिया से जोड़ता है, लैरिंग्स कहलाता है, वॉइस बॉक्स कहलाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन, किंतु इसके अतिरिक्त खांसने, निगलने, श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग, श्वसन मार्ग की सुरक्षा करने आदि करने में भी यह यंत्र सहायक होता है। लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर एक पतली पट्टी के समान कपाट होता है जिसे ईपीग्लोटिस कहते हैं। ईपीग्लोटिस एक उपास्थि में रचना है। जब कुछ भी निगला होता है, जब हम भोजन को काटते हैं, चबाते हैं, निगला उसे बोलते हैं, ठीक है ना। निगल जाता है जब वो अच्छे से चब जाता है, निगला उसे बोलते हैं। जब भोजन को हम निगल लेते हैं, चबा लेते हैं अच्छे से, तो यह ग्लोटिस द्वार को बंद कर देता है, ठीक है। जैसे ही भोजन निकलेगा तो वो ग्लोटिस द्वार पे लगेगा। ग्लोटिस द्वार किस पे गिर जाएगा, श्वास नली के ऊपर गिर जाएगा। और जब श्वास नली के ऊपर गिर जाएगा वो, तो भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। यह क्रिया स्वतः ही मतलब अपने आप ही होती है। आ गई होगी समझ में सभी के, ठीक है ना। देखो ऐसा नहीं है कि श्वासन बंद हो जाएगा, श्वास उसमें कुछ चलता रहता है। भोजन नहीं जा सकता, मोटी चीज़ नहीं जा सकती। भोजन सीधे ही किस में जाएगा, अपना भोजन नली में जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने बताया था ऊपर किसको छोड़ता है, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को किससे जोड़ेगा, ट्रैकिया से। तो अब किसका नंबर आया, ट्रैकिया को देख लेते हैं, ट्रैकिया होता क्या है, ठीक है ना। अगले देखते हैं ट्रैकिया होता क्या है। यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। किस में पड़ती है, वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। ट्रैकिया वक्ष गुहा में उल्टे वृक्ष की भांति लटकी रहती है। देखो ट्रैकिया चित्र में देखो, ये जो उल्टा वृक्ष है तुम्हारा, ये उल्टा वृक्ष लिख रहा है, नीचे जड़ ऐसे ही दिख रही है, ऊपर ये पेड़ हो गया। देखो इसे सीधा करोगे तो ये वृक्ष हो जाएगा। ये रिंग के समान जो दे रखा है, इसे रिंग के समान को नीचे करो और क्या नाम जी, इसे ऊपर करो। देखो ये पेड़ के समान दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आ गया समझ में सभी के। तो यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। वक्ष गुहा में उल्टे वृक्ष की भांति लटकी रहती है। ट्रैकिया की दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रैंकियोल बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है, कौन करती है, ट्रैकिया वक्ष गुहा में उल्टे वृक्ष की भांति लटकी रहती है। यहाँ पर चित्र देखो, अब देखो पेड़ सा है एक, देखो ऊपर एक पेड़ जैसे ये जड़ है, नीचे वाली जड़ मान लो और ऊपर एक पेड़ सा मान लो। देखो नीचे से सपाट होता है, नीचे से जड़ें होती हैं, वो धरती के अंदर। लेकिन यहाँ पर किसके अंदर है, फेफड़ों के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर केवल हम पेड़ का एक उदाहरण समझना है, ठीक है ना। देखो वक्ष गुहा में ट्रैकिया जो होता है वक्ष गुहा में उल्टे वृक्ष के भांति लटकी है। देखो जैसा है हम वैसे ही लिख रहे हैं, ठीक है ना, इससे अलग कुछ नहीं लिख रहे हैं। ट्रैकिया की दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रैंकियोल यानी प्राइमरी ब्रैंकियोल कहते हैं। देखो दोनों शाखाएं, पहले एक शाखाएं को देखो, एक शाखा ये वाली होगी, दो एक शाखाएं का उसने दिखा रखा है, एक ही शाखाओं से तुम्हारी समझ में आएगा। देखो प्राइमरी ब्रैंकियोल ऊपर लिखा हुआ है, प्राइमरी ब्रैंकियोल समझ में आ गया। प्राइमरी बैंकस, सेकेंडरी बैंकस, ठीक है ना। ये थोड़ा ऊपर हो गया, ये नीचे का जो है सेकेंडरी बैंकस हो गया, या ब्रैंकियोल भी इसे हम बोलते हैं। देखो नीचे ब्रैंकियोल लिखा हुआ है, टर्मिनल ब्रैंकियोल और ब्रैंकियोल, समझ में आया। तो ये होता है, तो समझ में आ गया। यह वक्ष गुहा में प्रवेश करने से करती है और ट्रैकिया वक्ष गुहा में उल्टे वृक्ष की भांति लटकी रहती है, जिसे क्या कहते हैं, जो ट्रैकिया की दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रैंकियोल कहते हैं। दाई ब्रैंकियोल 3 शाखाओं में बटकर दाईं ओर फेफड़े में प्रवेश करती है। देखो इसने बताया जो दाई ब्रैंकियोल होती है, कौन सी, दाई ब्रैंकियोल। दाएं का मतलब क्या हो गया, दाना, दाना का मतलब खाना, यानी दाया का मतलब होता है सीधा, सीधे से हाथ से ही हम खाना खाते हैं, ठीक है ना। दाई ब्रैंकियोल 3 शाखाओं में बटकर दाईं ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है, यानी दाईं ओर के फेफड़े में किस में करेगी, दाईं ओर के फेफड़े में प्रवेश करेगी। एक बार देखो इस चित्र में देखो, और अपनी कॉपी में ये वाला चित्र अच्छे से बनाना, ये चित्र बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है ना। हिंदी में भी नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश में कोई भी नाम नहीं है। देखो ये जो ब्रैंकियोल होता है हमारा, ये श्वसनिका होती है। क्या होती है, श्वसनिका, प्राइमरी श्वसनिका यानी प्रथम श्वसनिका, प्राथमिक श्वसनिका और द्वितीय श्वसनिका। देखो यहाँ पर तुम्हें दिखा हुआ होगा श्वसनिका और ये श्वसनिका अलग चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं, इसमें होती है कूपिकाएं, ठीक है ना। तो बायां ब्रैंकियोल केवल 2 शाखाओं में बटकर बाईं फेफड़े में स्थित होता है। वहाँ पर हमने दाएं के बारे में पढ़ लिया, पहले एक बार फिर देख लेते हैं ट्रैकिया को। यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। देखो यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ऊपर से चित्र जो है उल्टे वृक्ष के भांति दिख रहा है ये, ठीक है ना। और ट्रैकिया वक्ष गुहा में उल्टे वृक्ष के भांति लटकी रहती है। क्या लगते हैं,
ट्रैकिया, ठीक है ना। और ट्रैकिया के दोनों ओर शाखाओं को प्राथमिक ब्रैंकियोल कहते हैं। दाईं ब्रैंकियोल 3 शाखाओं में बंटकर दाईं ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है, और जी इसमें बायां ब्रैंकियोल केवल 2 शाखाओं में बंटकर बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। देखो अब बार बार फेफड़े की बात आ रही है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम फेफड़ों को, फेफड़े क्या होते हैं, ठीक है ना। फेफड़ों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देखो हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, पहली बात तो ये है। पहले हमें फेफड़ों के बारे में देखना है, फेफड़ा कितना होता है। तो देखो हमारे जो शरीर में होता है वक्ष गुहा में होता है, ये जो वक्ष गुहा बोलते हैं हम, वक्ष गुहा के अंदर ही तो फेफड़े होते हैं। जो खांच होती है हमारे फेफड़े इसकी, जिसे हम इसके अंदर फेफड़े स्थित होती है, इसे वक्ष गुहा बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं फेफड़े, फेफड़े होते क्या हैं, हमारे फेफड़े कितने होते हैं, ये सब बारे में इसके पढ़ेंगे, ठीक है ना। वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, अर्थात 2, ठीक है ना। वक्ष गुहा में कितने जोड़ी फेफड़े होते हैं, 1 जोड़ी, ना कि 2 जोड़ी, ठीक है ना। 1 जोड़ी फेफड़े होते हैं और जिन्हें 2 फेफड़े बोलते हैं। समझ में आया सभी के, ठीक है। इनका रंग लाल, ठीक है ना, कैसा होता है, लाल। लाल भी बोल देता है, कुछ में और कलर का भी बोल देता है, ठीक है ना, पिंक कलर का भी बोल देता है, ठीक है ना। इनका रंग लाल होता है और इनकी रचना स्पंज के समान होती है। देखो जो इसे स्पंज होता है ना, स्पंज के समान थैले जैसी होती है। देखो एक थैला सही तो दिख रहा है तुम्हें, क्या फेफड़ा, ठीक है ना। वक्ष गुहा में कितने, देखो जैसा है वैसा के वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वक्ष गुहा में 1 जोड़ी फेफड़े होते हैं, इनका रंग लाल होता है और इनकी रचना स्पंज के समान थैले जैसी होती है। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। पहला 1 जोड़ी फेफड़े होते हैं, दूसरा रंग लाल होता है और इनकी रचना स्पंज के समान थैले जैसी होती है। इनका आधार डायफ्राम पर टिका होता है। दूसरे चित्र में देखते हैं एक बार फिर से। देखो हमने फेफड़े को फुफ्फुस बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हिंदी में देखो फुफ्फुस लिखा हुआ है, यहाँ पर घबराना मत। देखो फेफड़े को ही फुफ्फुस बोलते हैं, पहले ही हमने क्लियर कर दिया था, ठीक है। लंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, फेफड़े बोलते हैं हिंदी में, फुफ्फुस भी इसे भी बोलते हैं, इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं, बताया था ना, ठीक है ना, याद करना फिर। देखो वक्ष गुहा में यहाँ पे देखो 1 जोड़ी फेफड़े होते हैं, रंग लाल होता है और उनकी रचना स्पंज के समान थैले जैसी होती है। इनका आधार डायफ्राम पर टिका हुआ है। देखो नीचे जो गाढ़े कलर में है तुम्हारा हरे कलर में, और देखो इस पर हमारे फेफड़े टिके हुए हैं। देखो जैसा है वैसा क्या वैसा ही लिख रहे हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस, 1 जोड़ी फेफड़े होते हैं, रंग लाल होता है, इनकी रचना स्पंज के समान थैले जैसी होती है, इनका आधार डायफ्राम पर टिका हुआ है। देखो नीचे ग्रीन कलर में जो है तुम्हारा डायफ्राम होता है, इस पर ये टिका हुआ है, ठीक है ना। जैसा है वैसा का वैसे लिखे हैं। और शीर्ष गिरवा के आधार पर तक फैला होता है। जो शीर्ष होता है, मतलब शीर्ष ऊपर का जो भाग होता है वो कहाँ पर फैला है, गिरवा के आधार तक फैला रहता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 300 करोड़ एल्वियोलाई होते हैं। देखो एक फेफड़ा जो होता है इसमें एल्वियोलाई होती है, कुपिकाएँ होती हैं, ठीक है ना। देखो इसमें एल्वियोलाई होती हैं, कुछ रचना होती हैं एक, जिनके अंदर कुछ क्रियाएँ होती है, ठीक है ना। प्रत्येक फेफड़े में क्या होता है, प्रत्येक फेफड़े में लगभग 300 करोड़ एल्वियोलाई होते हैं, जिनकी सतह का क्षेत्रफल, जिनका जो क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई जो होती है उनका क्षेत्रफल जो होता है लगभग 90 वर्ग मीटर होता है। देखो इतना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इतना नहीं है कि ये सारा का सारा, ऐसे नहीं कि हमारे इसमें 90 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल होगा, बस ये मापा गया है चारों तरफ से, ठीक है ना। समझ में आया। तो कैसे होता है एक बार फिर देखेंगे। 1 जोड़ी फेफड़े होते हैं, रंग लाल होता है, रचना स्पंज के समान होती है और आधार डायफ्राम पर टिका होता है और शीर्ष के गिरवा के आधार पर फैला रहता है। प्रत्येक फेफड़े में कितने होते हैं, 300 करोड़ एल्वियोलाई होते हैं, जिनकी सतह का क्षेत्रफल लगभग 90 वर्ग मीटर होता है, ठीक है ना। दायां फेफड़ा बड़ा, देखो दायां, दायां का मतलब सीधा, दायां का दाना, दाना खाता है, इससे ध्यान रखना। दायां फेफड़ा, सीधा फेफड़ा जो होता है वो कैसा होता है, बड़ा तथा चौड़ा भी होता है, ठीक है। कैसा होता है, बड़ा तथा चौड़ा भी होता है। इनमें 3 पालियां होती हैं, 3 लोब्स होती हैं। पालियां जो बोलते हैं वो लोब्स की बोलते हैं, LOBS। इनमें 3 पालियां होती हैं, इनको क्रमशः दाई ऊर्ध्वाधर पाली और मध्य पाली और दाई निम्न पाली कहते हैं, ठीक है ना। 3 पालियां बताई ना हमने, इसमें कितनी पालियां होती हैं, 3 पालियां होती हैं। क्षेत्रफल के बाद क्या हुआ, 90 वर्ग मीटर होता है। दायां फेफड़ा बड़ा और चौड़ा होता है। इनमें 3 पालियां यानी लोब्स होती हैं, इनको क्रम से दाईं ऊर्ध्वाधर पाली और मध्य पाली और दाईं निम्न पाली कहते हैं, ठीक है ना। देखो दाएं फेफड़े के बारे में पढ़ा, तो बाएं फेफड़े के बारे में सुन लो एक बार, ठीक है ना। बायां फेफड़ा छोटा होता है, देखो क्योंकि बायां फेफड़ा जो होता है वो कैसा होता है, छोटा। देखो उधर हमारा हृदय भी होता है, सभी के होता है, जो धड़कता है,
जहाँ पर धड़कनें चलती है, ठीक है ना। बायां फेफड़ा छोटा होता है, इसमें केवल 2 पालियाँ होती हैं। वहाँ पर कितनी पालियाँ होती हैं? 3 पालियाँ। किसमें? बड़े फेफड़े में कौन कौन सी पालियाँ होती हैं? नंबर 1 दाईं ऊर्ध्वाधर पाली, मध्य पाली और दाईं निम्न पाली। यहाँ पर बाएं फेफड़े में कितनी बताई? 2 पालियाँ बताई। आकार कैसा होता है? छोटा होता है। 2 पालियाँ होती हैं, बाईं ऊर्ध्वाधर पाली और बाईं निम्न पाली। प्रत्येक फेफड़ा झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसमें प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। देखो प्रत्येक फेफड़ा जो होता है, यानी दोनों फेफड़े, देखो फिर से सुनो, प्रत्येक फेफड़ा झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी के। प्रत्येक फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। देखो दोनों फेफड़ों में क्या होता है? रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है, ठीक है ना। नर्व्स फैली होती हैं और जिनमें क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान इन्हीं के द्वारा होता है। देखो ब्लड होता है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड होता है, रुधिर कोशिकाएं होती हैं जिनमें ब्लड बहता है, और जिसके द्वारा क्या होगा? गैस आ भी सकती है और जा भी सकती है। अर्थात ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है और CO2 बाहर आ जाती है, और यही हमारा श्वसन तंत्र है। ठीक है ना, समझ में आ गया। एक बार फिर देख लो फेफड़े को। फेफड़ों में एक जोड़ी फेफड़े जो होता है, वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। रंग लाल होता है, रचना स्पंज के समान होती है, ठीक है। इनका आधार डायफ्राम पर टिका होता है और शीर्ष गिरवा के आधार पर शीर्ष गिरवा के आधार तक फैला रहता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 300 करोड़ एल्वियोलाई होते हैं, जिनकी सतह का क्षेत्रफल लगभग 90 मीटर वर्ग होता है, 90 वर्ग मीटर होता है। दायां फेफड़ा बड़ा तथा चौड़ा होता है। इनमें 3 पालियां होती हैं। पहले दाईं ऊर्ध्वाधर पाली, दाईं ऊर्ध्वाधर पाली, मध्य पाली तथा दाईं निम्न पाली। ठीक है, बायां फेफड़ा छोटा होता है, इसमें 2 पालियां होती हैं, बाईं ऊर्ध्वाधर पाली, बाईं निम्न पाली। प्रत्येक फेफड़ा झिल्लियों द्वारा घिरा होता है, ठीक है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे समझ में सभी के। प्रत्येक फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है। देखो दोनों फेफड़ों की बात चल रही है, प्रत्येक फेफड़ा, दोनों में एक बात चल रहा है। प्रत्येक फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला रहता है, जहाँ पर क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है और ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है और CO2 बाहर आ जाती है। यही श्वसन है। देखो यही चीज़ हमें बार बार पढ़नी थी, बस समझना था कि प्रत्येक अंग में ये कैसे कैसे आती है और कैसे कैसे जाती है। हमने एक एक अंग के बारे में अच्छे से पढ़ा। जो चीज़ समझ में ना आई हो फिर से पूछ सकते हैं। और सभी बच्चे वीडियो को देखकर वीडियो पर कमेंट्स जरूर करें, आपको वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें, बस, और अच्छे से अच्छे कमेंट्स करें। ठीक है ना, ओके।